नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैप्टर 3 का 2 पार्ट में वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर के 2 आए थे जिसमें 43 PYQs जो BPSC TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 का क्वेश्चन था, और स्टेट के क्वेश्चन जो थे वो सारे हम लोग 43 PYQs के रूप में देखा, और सेकेंड पार्ट में हमने देखा था 50 MCQs। आज के क्लास में इसी के हम सारे थ्योरी की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की। जैसा कि आपको पता है, सिर्फ मैं MCQs नहीं करा रहा हूँ, इस किताब में जो एक्स्ट्रा दिए रहते हैं सॉल्यूशन, उसको भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही काम का है। यानी कि यहाँ पे भले ही लिखा गया है कि 1900 प्लस MCQs है, लेकिन हम लोग असल में कर लेंगे इसे कई गुना ज़्यादा। अगर ये PDF आप चाहते हैं तो ये PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। directstudy.com अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो निकल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा लोगो लगा होगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम जैसा कि रोहित कुमार हुआ, और मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज खुद हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छे से आइडिया है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। 2009 से टीचिंग करा रहा हूँ, यानी कि 15 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग कराने का। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हम पे बिलीव किए और आज गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो इतनी सारी बेनिफिट्स है आप हमसे अगर क्लास करते हैं तो। चैनल अभी देखने में छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऑथेंटिक से भी ऑथेंटिक पढ़ाई आपको मिलेगा। एक सीट गारंटी के साथ TRE 4.0 और 5.0 में मैं दिला के रहूँगा। ये देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। अब इन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं, जिसको थ्योरी बोलते हैं, आइए उसे देखते हैं। ये आंसर है, आंसर के बाद ये थ्योरी दिए रहते हैं। इन थ्योरीज को हम लोग अच्छे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है, विद्युत विभव को यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वोल्टमीटर का भी और पोटेंशियोमीटर से भी आप नाप सकते हैं विद्युत विभव को। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ पर? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ का विभवांतर या विद्युत वाहक बल्ब को शुद्धता से माप कर सकते हैं। फिर से सुनिए, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है। कौन? तो विभवमापी, जिसकी सहायता से किसी परिपथ का विभवांतर या विद्युत वाहक बल्ब को शुद्धता से माप कर सकते हैं। विभवमापी का उपयोग निम्न प्रकार का है। विभवमापी का कैसे उपयोग है उसको समझते। पहला है, अज्ञात बैटरी का विद्युत वाहक बल्ब ज्ञात करना। किसी अज्ञात बैटरी का विद्युत वाहक बल्ब ज्ञात करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं विभवमापी का। अज्ञात बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध भी पता कर सकते हैं। वोल्टमीटर का उपयोग विभवमापी की अपेक्षा उच्च वोल्ट मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवमापी की अपेक्षा उच्च वोल्ट मापने के लिए किया जाता है, यानी वोल्टमीटर से बहुत ज़्यादा आप माप सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दो बातें आपको ख्याल रखना है कि ओम के नियम के हिसाब से एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। एक क्लास 10th लेवल का है, इसलिए ये बात आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे जोड़ा हुआ है एमीटर, इसका एक धन इधर है और ऋण इधर है, और यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। देख सकते हैं इधर में है आपका ऋण और इधर में है आपका इसका धन, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या पैरेलल है, देख सकते हैं इसके एवज में पैरेलल है, और ये क्या है, सीरीज में है। कुछ और पॉइंट को समझते हैं। यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती हो जाता है। फिर से सुनिए, यदि भौतिक कारकों को नियत रख दिया जाए तो चालक तार में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, यानी वोल्ट जो होता है आई के समानुपाती हो जाता है। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ जाएगा, और जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज घटाएंगे करंट भी घट जाएगा। यानी V बराबर IR कह सकते हैं। R प्रतिरोध है जिसके अंदर चालक तार के अंदर बिजली जा रही है, उस तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ओम को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है, सीरीज में जोड़ा रहता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए ये बातें मत भूलिएगा।
एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आदर्श प्रतिरोध आदर्श मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, 1 होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उच्चता होता है, निम्नता होता है, ऐसे करके ऑप्शन बना कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज करें, लेकिन आंसर होगा शून्य। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उनमें निम्न प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। फिर से सुनिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर एमीटर का काम करने लग जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। वोल्टामीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखिए दोनों में अंतर, एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए बताइए, पढ़ के, अनंत होना चाहिए। यही समझना है बात। एक आदर्श वोल्टमीटर अगर वोल्टेज वाला है तो प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, और आदर्श एमीटर है तो प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। याद रहेगा इतनी सारी बातें, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड रखिएगा। मेघ गर्जन की अब बात करते हैं। मेघ गर्जन के समय छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित है। छोटे पेड़ के नीचे, पहला कहता है बिजली गिरने के दौरान मजबूत छत वाला पक्का मकान सबसे सुरक्षित है। मजबूत छत वाला पक्का मकान सबसे अच्छा है, बिजली गिरेगा कोई दिक्कत नहीं है। किसी अकेले खड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी अकेले खड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी बहुत सारा पेड़ हो उसी किसी पेड़ के नीचे रह सकते हैं आप, लेकिन अकेला कोई पेड़ है वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ संभावना ज़्यादा है गिरने का क्योंकि हरा है। नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी नहीं खड़े होना चाहिए बिजली गर्जन समय। बादल गर्जन के दौरान मोबाइल और छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छाता के ऊपर डंडा जो हम लोग पकड़ते हैं वो लोहे का या स्टील का होता है, इसलिए वो हमको करंट लग सकता है और मोबाइल से करंट आपके पास आके गिर सकता है। घरों के दरवाजों व खिड़कियों पर पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। टेलीफोन, बिजली के पोल के अलावा टेलीफोन, टीवी टावर, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जहाँ भी टावर वगैरह हो उससे दूरी बना के रखना चाहिए मेघ गर्जन के समय। आगे बढ़ता हूँ, अच्छे समझ गए होंगे आप। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज शून्य होता है। फिर से सुनिए, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित जो वोल्टेज होता है शून्य होता है। प्रेरित वोल्टेज E बराबर होता है VBL। V इक्वल टू 0 होने पर प्रेरित वोल्टेज शून्य हो जाएगा। यदि किसी कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराई जाती है, किसी कुंडली में, मतलब कुंडली क्या होता है, और इसके भीतर में ऐसे आगे पीछे चुंबक को कराइए तो कहा जाता है कराई जाती है तो चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा, तो उस कुंडली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक समझना है बात, बायो-सावर्ट के नियम के संबंध में सत्य कथन क्या है। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है तत्व के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे कहा जाता है, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार फॉर्मूला दिया, चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होता है, वेक्टर dB बराबर μ0I/4π DL गुने R कैप बटा के नीचे RQ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं μ0 IDL साइन थीटा पूरे के बटा में हो जाएगा 4π R²। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होता है, पहला पॉइंट कहता है तार से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, और चालक तार से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है। यहाँ ये जरा पहला कहता है किरचॉफ वोल्ट का नियम संतुष्ट होता है। सबसे पहला है आपका कि AC परिपथ के लिए यह संतुष्ट होता है। नेक्स्ट है रेखीय परिपथ के लिए संतुष्ट होता है और अरेखीय परिपथ के लिए भी संतुष्ट होता है। क्लियर है। किरचॉफ का धारा नियम KCL किरचॉफ सर्किट लॉ उन नेटवर्कों पर लागू होता है जो निम्न है। पहला है एक पक्षीय या द्विपक्षीय। 2 नंबर पॉइंट है सक्रिय या निष्क्रिय। 3 नंबर पॉइंट है रैखिक या गैर रैखिक। 4 नंबर है स्थानीयकृत नेटवर्क। किरचॉफ का वोल्टता नियम बताता है कि बंद नेटवर्क में
वोल्टेज या विद्युत विभवांतर का योग शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट छप सकता है। किरचॉफ का वोल्टा नियम बताता है कि बंद नेटवर्क में वोल्टेज या विद्युत विभवांतर का योग शून्य होता है, ईवी बराबर 0 होता है। सॉरी, ईवी नहीं पढ़ते इसको, समेशन भी बराबर होता है, मतलब पूरे ऐड। चूँकि 11-12 के ज़्यादा रहते हैं इसलिए न्यूमेरिकल्स वगैरह ढेर सारा देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ। किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर से सुनिए, किसी आवेशित चालक है के सतह पर विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है, यदि वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र और रो पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो आप कह सकते हैं क्या, वेक्टर ई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रो के पृष्ठ आवेश घनत्व के बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, पृष्ठ आवेश घनत्व के बढ़ने से विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व रो बराबर क्यू बाई ये होता है, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई लिखा गया पाई आर स्क्वायर। एक और चीज़ जान लीजिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक शुष्क मनुष्य के शरीर के प्रतिरोध का परिमाण 10⁴ ओम के बराबर होता है। मनुष्य विद्युत का सुचालक है, मनुष्य जो है विद्युत का सुचालक है और उसका विद्युत प्रतिरोध किसी भी अन्य पदार्थ के समान ही होता है। विद्युत प्रवाह के प्रति मानव शरीर का प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है, करा आंतरिक और बाहरी नमी, उजागर उप एपिडर्मल उत्तक, त्वचा की मोटाई। उच्च स्तर पर मानव प्रतिरोध लगभग 10⁶ ओम है। यदि व्यक्ति गीला है तो कम से कम 10,000 ओम है। अगर मैं व्यक्ति गीला है उस समय 10,000 ओम होता है और ऐसे 10⁶ होता है। ओम किसी पदार्थ के प्रतिरोध या धारा प्रवाह के प्रति बाधा को मापने की इकाई है। प्रतिरोध कम होने पर धारा प्रवाह स्पष्ट रूप से अधिक होता है। जब मानव शरीर गीला होता है तो यह एक अच्छा संवाहक बन जाता है और कम प्रतिरोध प्रदान करता है। शुष्क परिस्थितियों में यानी सूखा मनुष्य प्रतिरोध लगभग 1 मेगा ओम के बराबर होता है, अर्थात 1 एम ओम लिखा जाता है। शुष्क मानव शरीर उच्च प्रतिरोध के कारण झटके के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है, इसलिए सूखे मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गीले शरीर की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। ऊर्जा के संरक्षण के फलस्वरूप लेंज का नियम प्रतिपादित किया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के रूप में लेंज का नियम प्रतिपादित होता है। मतलब ऐसे पूछता है कभी कभी, लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से संरक्षण। इनके क्या है लेंज के नियम? तो कहता है यदि किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो इसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसे यह उत्पन्न किया है। इसीलिए कुंडली में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के परिवर्तित होता है। इसे फैराडे के नियम के नकारात्मक संकेत द्वारा दर्शाया गया है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होता है। जब एक बार चुंबक के उत्तरी ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जुड़े कुंडल की तरह एक बंद लूप की ओर ले जाया जाता है तो कुंडल के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए लेंज के नियम के अनुसार कुंडल में धारा की ऐसी दिशा में प्रेरित होती है कि यह फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करती है। गतिशीलता म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गतिशीलता मोबिलिटी को प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र द्वारा बहाव वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। म्यू बराबर ई टाउ बाई एम होता है। इसे म्यू बराबर VD बाई ई भी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायोड अनओमीय प्रतिरोध है। गैर ओमनीय प्रतिरोध। गैर ओमनीय प्रतिरोध उन कंडक्टरों को संदर्भित करता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसके लिए हम लोग कहते हैं गैर ओमीय प्रतिरोध।
नेक्स्ट है तापमान गुणांक के कारण कुछ सामग्री का प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। इस प्रकार प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सीधे प्रतिरोध पर वोल्टेज के समानुपाती नहीं होती है। फिर से सुनिए, इस प्रकार प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सीधे प्रतिरोध पर वोल्टेज के समानुपाती नहीं होती है। एलईडी सौर सेल जंक्शन डायोड और अन्य तुलनीय उपकरण इसके उदाहरण हैं। ओमिक और गैर ओमिक प्रतिरोध के बीच अंतर नीचे दिया जा रहा है, आप इसको एक बार देखिए। पहला पॉइंट, जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं ये उपकरण ओम के नियम का पालन करते हैं। गैर ओमीय प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इस उपकरणों के लिए भी जो होता है आई के ग्राफ के सीधी रेखा पर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है भी और आई के ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं बन पाती है। इन उपकरणों के लिए ढलान जो होता है भी एस आई ग्राफ हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है भी एस आई जो ग्राफ होता है स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, उदाहरण की बात करें, तांबे का तार हो गया, फिलामेंट हो गया, लैंप हो गया, कार्बन अवरोधक हो गया, सभी ओमीय हैं। लेकिन डायोड हो गया, अर्धचालक हो गया, प्रेरक हो गया, ये सभी गैर ओमीय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपके सामने, एक सेकंड दे दीजिए। हाँ, अब देखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ये बात तो सबको पता है। चालकता बढ़ जाएगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैलेंस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित हो जाते हैं और चालन बैंड में चले जाते हैं। इससे चालकता बढ़ती है, इसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध में कमी आ जाती है। चालक के प्रतिरोध एवं तापमान के बीच धनात्मक रैखिक संबंध होता है। RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी कह सकते हैं। अर्धचालक के प्रतिरोध इसके तापमान के बीच ऋणात्मक रूप से रैखिक संबंध होता है, जैसे RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी होता है। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है, अर्धचालक के प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, किसी चालक के तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप धनात्मक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉन के टकराव की संख्या बढ़ जाती है, अतः तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गतिशीलता व स्वतंत्रता, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति कर सकते हैं। चालक के तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की तापीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जो अधिक संख्या में टकराव के कारण गति में बाधा बन जाती है। बातें समझ रहे होंगे आसानी से। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक वृत्ताकार लूप के केंद्र से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की प्रकृति सीधी रेखा होती है। एक वृत्ताकार कुंडल में कुंडल के पास के क्षेत्र रेखाएं गोलाकार होती है, क्योंकि ये किनारों के पास का क्षेत्र कुंडल के केवल एक छोटे हिस्से पर प्रभावित होती है, जो बिंदु के करीब होता है। लेकिन जैसे ही हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्र के सभी हिस्सों से प्रभावित होता है। कुंडल समान रूप से और प्रभाव का योग ऐसा है कि क्षेत्र लगभग सीधी रेखा बन जाते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। आइए इसको चित्र को अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसे करके, सॉरी मैं इसको इससे लेता हूँ, ऐसे करके आप देख रहे हैं यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ और यहाँ पे गौर करेंगे तो कंडक्टर लगा हुआ है, मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्स बन रहा है वो भी आपको दिख रहा है, करंट प्लस और माइनस जा रहा है, कुंडली के कारण ऐसा हो पा रहा है। यहाँ पे बात समझना है, P और Q पर तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग गोलाकार है। अभी आपने देखा तार के अंदर घिरे स्थान में P और Q के बीच चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सीधी रेखा में होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, इधर भी और इधर भी ऐसे गोल गोल घूम रही थी, डायरेक्शन सेम था। आगे का जा लूप के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा लगभग एक दूसरे के समानांतर होती है, इसलिए केंद्र के पास एक छोटी सी जगह में चुंबकीय क्षेत्र के लगभग एक समान माना जा सकता है। केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप की धुरी के अनुदिश और उसके तल के लंबवत होती है। ये बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। एक और ये टॉपिक है, यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो LCR परिपथ के गुणात्मक कारक जो होते हैं घट जाते हैं। गुणात्मक कारक Q किसी LCR परिपथ में Q इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट L/R। यदि R प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो Q का मान अपने आप घट जाती है।
परिपथ में विद्युत धारा बाटहीन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि परिपथ में विद्युत धारा बाटहीन होता है जब परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, विद्युत धारा का मान बाटहीन होता है, अर्थात शक्ति P बराबर 0 होगा। विद्युत शक्ति P बराबर I²R फार्मूला हम जानते हैं, तो R बराबर 0 अगर लेते हैं तो P भी 0 हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है निम्न माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत पर प्रयोग करता है। फिर से सुनिए, जो माइक्रोवेव अवयव है फैराडे रोटेशन के आधार पर सिद्धांत पर काम करता है। पहला कहता है आइसोलेटर और सर्कुलेटर। फैराडे रोटेशन एक ऐसी घटना है जिसके तहत रेडियो तरंगों का ध्रुवीकरण तल आयन मंडल में चुंबकीय प्रवाह रेखाओं और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फैराडे रोटेशन के तहत बाएं से दाएं हाथ के नियम के तहत ध्रुवीकृत तरंगों के लिए अलग अलग चरण वेग होते हैं। इस प्रक्रिया में रैखिक रूप से ध्रुवीकृत तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। प्रतिरोध भी चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है। जैसे अगर बात करें, पहला पॉइंट है प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि चालक का प्रतिरोध जिसको R से हम सूचित करते हैं उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। R अनुक्रमानुपाती L मतलब लंबाई जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपका क्या होता जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जितना मोटा तार करते जाएंगे उतना ही रेसिस्टेंस कमता चला जाएगा, रास्ता ज़्यादा मिलेगा जाने को, इसीलिए 1/A कहा गया है। दोनों को जब आप मर्ज कर देते हैं तो आपका जो निकल के आता है R बराबर रो L/A होता है। और यहाँ से प्रतिरोधकता निकलता है। ये जो रो है वो किसी भी चालक का प्रतिरोधकता होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए एक ही बात है। किसी चालक के प्रतिरोधक रो केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है, केवल उसके, या बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता जो है वो क्या चीज़ पर निर्भर करती है, तो रो का मान जो होता है वो सिर्फ उसके प्रकृति पर निर्भर करती है, किस चीज़ का वो बना हुआ है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा ओम मीटर होता है, मतलब कितना लंबा और कितना मोटा। एक बात और जानिए, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत होता है VP/VS IS/IP होता है। सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट पर यह चलता है, उसी पर यह न्यूमेरिकल हम बताए थे पहले भी। एक यहाँ पे लास्ट लाइन है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। नहीं, ये तो काम का नहीं है। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो होती है तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता रो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये तो मैं बताया ही। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ये भी मैं बताया अभी। प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L होता है, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई M होता है, यानी कट के आता है ओम मीटर। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध R निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है तापमान, फिर है लंबाई, फिर है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती एवं लास्ट है प्रकाश। अंडरस्टैंड। आगे कहा जा रहा है कि वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। फिर से सुनिए, वोल्टेज अगर आपको जानना है कितना वोल्टेज है तो कितना कार्य हो रहा है, कितना धारा जा रहा है, कितना समय में। विद्युत विभवांतर भी प्रवाहित विद्युत धारा I का समानुपाती होता है। V बराबर I होता है ओम के नियम से, V बराबर RI आ जाता है, ये आ जाता है रेसिस्टेंस, तो R बराबर V/I वोल्ट बटा एम्पियर यानी ओम कहा जाता है। इसका जो है मात्रक क्या है, रेसिस्टेंस का ओम है। विद्युत शक्ति P बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय, कितना ऊर्जा कितना समय में लगा उसे शक्ति कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा को हम लोग आवेश गुने विभवांतर भी कहते हैं। नीचे समय का समय रहा, यानी V बराबर V गुना Q/T कह सकते हैं, VI भी बोलते हैं। Q/T को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कितना चार्ज कितना समय में गया तो इसको करंट बोलते हैं। I V × I हो गया। यहाँ से भी एक चीज़ आप देख सकते हैं निकल के आ रहा है आपका फार्मूला। एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड। यहाँ से भी फार्मूला आ रहा है कि IR गुने I कहेंगे तो I² R हो जाता है। तो विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध भी ये विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति यानी P का मात्रक आपका क्या आ जाता है, धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध I² / R, I² × R। I² R क्या होते हैं, तो विद्युत शक्ति का
मात्रक हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम में कहा गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। लेंज के नियम के अनुसार धारा की दिशा चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन का विरोध करती है। फिर से लेंज के नियम क्या करता है कि जो विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन को विरोध करती है। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में कहा गया है कि बदलते चुंबकीय क्षेत्र फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार द्वारा किसी चालक के प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि प्रेरित धारा द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक बदलते चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे इसे उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न धारा प्रवाह की दिशा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा की गई है। आगे कहा जा रहा है प्रेरत्व का मात्रक ओम मीटर है। प्रेरत्व का मात्रक क्या है? ओम सेकेंड है, माफी चाहते हैं, ओम सेकेंड है। प्रेरकत्व एक विद्युत चालक का गुण है। क्या है? विद्युत चालक का गुण है जो चालक में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। प्रेरकत्व का एसआई जो है इकाई हेनरी है। इसका नाम अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया है। हेनरी को इस प्रकार भी लिखा जाता है, जूल प्रति एम्पियर वर्ग कहा जाता है, वेबर पर एम्पियर कहा जाता है, वोल्ट सेकेंड एम्पियर भी कहा जाता है। यानी इतना चीज़ हेनरी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है स्वप्रेरत्व की एसआई मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर है। यह किसी पदार्थ की विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को इंगित करता है। विद्युत कैपेसिटर विद्युत धारा का मात्रक फैराडे, माइक्रोफैराड, माइक्रो एफ या नैनोफैराड NF में व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। एक चीज़ जान लीजिए, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। इसे कभी कभी 3.6 × 10⁻6 जूल के रूप में भी व्यक्त करते हैं। यानी 1 यूनिट वाला बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है और 1 किलोवाट बराबर भी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऊर्जा के अन्य मात्रक भी है, जैसे कैलोरी में भी ऊर्जा को मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नापते हैं, BTU में भी नापते हैं। बहुत लोग BTU नहीं जानते, जान लीजिए BTU में भी आप क्या करते हैं, ऊर्जा को नाप सकते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कभी कभी यहाँ लिखा हुआ है उसको समझिए। 1 EV बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट पता है। नेक्स्ट है 1 BTU बराबर 252 कैलोरी होता है। 252 कैलोरी होता है 1 BTU बराबर। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। पावर का ऐसे मात्रक क्या है? वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ये सब बहुत सारी बातें ये सब है, डायरेक्ट ये सब से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अच्छे से ये सब को अंडरस्टैंड रखिए। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। शक्ति के अन्य मात्रक जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, अश्व शक्ति हो गया। 1 किलोवाट बराबर 10⁻3 वाट हो गया। 1 मेगावाट बराबर मिलीवाट बराबर 10⁻6 हो गया। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो गया। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एक और बात जान लीजिए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम 1 सेकेंड में। आई थिंक ये जानते होंगे आप कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर है। कई बार अभी बताया थोड़ा देर पहले। प्रतिरोध R का समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है निम्न का समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है ये जो प्रतिरोध है, और L का समानुपाती तो हो ही गया। A चालक तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समानुपाती नहीं, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे देखिए R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A, या कह सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती A। तो यहाँ से निकल के आएगा R रो L/A है। ये L/A लिखा गया है, तो रो बराबर निकलेगा RA/L। तो इसको ओम मीटर, इससे यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं एसआई मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है चालक का प्रतिरोध R बराबर विद्युत विभवांतर V/ विद्युत धारा I होता है, यानी वोल्ट/एम्पियर ओम्स के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा DC होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत होता है। ठीक है, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है, जो केवल DC विद्युत धारा के लिए ही मान्य होता है। जो बैटरी होता है, कई सेलों से मिलकर बैटरी बनता है। विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, उसे DC विद्युत धारा के रूप में हम लोग जानते हैं। शुष्क सेल में ऋण जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो जिंक का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो शुष्क सेल होता है उसमें जिंक का बना होता है। आपका जो ऋणात्मक पार्ट होता है, जो साइड वाला होता है,
शुष्क सेल के बारे में पहला कह रहा है पॉइंट कि रिन इलेक्ट्रोड या जिसको एनोड बोलते हैं, जिंक का बर्तन होता है यानी डब्बा होता है। धन इलेक्ट्रॉन या जिसको कैथोड बोलते हैं। कार्बन की छड़ होती है बीच में, ग्रेफाइट नहीं कार्बन होती है, ध्यान रखिए। विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या जिंक क्लोराइड ZnCl2 इसके अंदर भरी होती है। यह बात मैं बोल ही दिया आपको कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, मतलब कई सेल मिलकर बैटरी बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्यकारी सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम है। अगर डायनमो की बात करें तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ है, बाएं नहीं, दाएं हाथ के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें आर्मेचर को उच्च, गौर से सुनिएगा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अंगूठे की दिशा में बल लगाकर घुमाया जाता है, जिससे तर्जनी के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। मध्यमा के दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त सामग्री के निम्नलिखित गुण आवश्यक होना चाहिए। सबसे पहले कम धारण क्षमता, जिसमें वह सरलता से बीज चुंबक हो सके, मतलब जब जरूरत है तो चुंबक बन जाए और जब जरूरत नहीं हो तो चुंबक ना बने। संतृप्त चुंबकन गुण उच्च होना चाहिए, संतृप्त जो पावर है वो उच्च होना चाहिए। हिस्टेरेसिस क्षय कम होना चाहिए। उच्च पारगम्यता होनी चाहिए। अस्थायी चुंबक का निर्माण इस्पात से होता है, यह ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनता है, जबकि अस्थायी चुंबक इस्पात से बना होता है। यहां एक पॉइंट है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से मीटर का? तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर नापने के लिए। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जो आदर्श एमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगता है कि विद्युत धारा है या नहीं परिपथ में। एमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करते हैं, कितना मात्रा में विद्युत धारा है वो। वोल्टेज पता करने के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर से विद्युत धारा पता चलता है कितना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या? तो प्रीवियस ईयर। अब हम लोग MCQs देखते हैं क्या चीज़ का, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चंस का। यहाँ से पहला पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाता है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन से जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1/R इक्वावेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके जितना रहेगा 1/Rn तक के आप ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स द नेक्स्ट पॉइंट इज धारा अदिश है एंड धारा घनत्व सदिश है। ध्यान रखिएगा, धारा की बात करें तो यह अदिश होता है, लेकिन धारा घनत्व सदिश होता है। इसका ध्यान रखिएगा, घनत्व लगते ही वो सदिश हो जाता है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबता गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी सदिश राशि है, जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा में ही होती है। धारा घनत्व जे से सूचित करते हैं, वेक्टर जे। इसको हम कह सकते हैं विद्युत धारा I बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A होता है। अंडरस्टैंड? अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान प्रतिच्छेद वाले धातु के एक चालक से बहती है। फिर से सुनिए, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान प्रतिच्छेद वाले विद्युत के एक चालक से बहती है। चालक की लंबाई की अनुदिश केवल विद्युत धारा स्थिर राशि या राशियां हैं। जब कंडक्टर में एक स्थिर धारा होती है तो पूरे कंडक्टर में करंट समान रहता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लंबाई द्वारा विभाजित कंडक्टर में संभावित अंतर भी है, E=V/L के रूप में हम लोग जानते हैं। और भी कुछ पॉइंट जानते हैं। पहला कह रहा है विद्युत धारा स्थिर है, विद्युत धारा I=VDNA होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A स्थिर नहीं है, ये इसी का वर्णन कर रहा है, इसको हटाइए।
यहाँ पे एक पॉइंट इसको समझने का कोशिश करिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में कम शक्ति का बल्ब अधिक तीव्रता के साथ प्रकाश देता है तथा इसका विभवांतर भी अधिक होता है। ये दो बात याद रखना है। श्रेणी क्रम में दो बल्ब लगाएं, एक का पावर कम है, एक का पावर ज़्यादा है। जिस बल्ब का कम शक्ति होता है वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और उसका विभवांतर भी अधिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण जो होते हैं बराबर होते हैं, चेंजिंग नहीं होते हैं। विद्युत क्षेत्र में बल यानी F बराबर होता है वेक्टर F बराबर क्वांटिटी मतलब Q वेक्टर E। ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हुए आते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश जो होता है Q फॉर आवेश, P फॉर प्रोटॉन, QP इसीलिए लिखा गया है। प्लस में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो QE होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये चीज़ हम लोग जानते आ रहे हैं। और भी एक दो पॉइंट है यहाँ समझिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बल समान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बल समान नहीं होगा यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिमाण को परिणाम को पाते हैं। अगर परिणाम अलग हो जाए तो चेंज हो जाता है, सो कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होते हैं, विभव शून्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है। आवेशित खोखले गोला है, एक गेंद है, अंदर से खाली है, ऊपर में आवेश है, तो उसका केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। आवेशित चालक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात जानिए। पहला पॉइंट है, आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर विद्युत विभव समान व विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, जैसे गेंद के खोखला पर रहेगा। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जिसको वैद्युत स्थितिक बल F बराबर रो बाई इप्सन E0 बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बराबर होता है V = ER 1/4πε0 Q/R होता है। ये बात कई बार हम बता चुके हैं आपको, इस पर बना के न्यूमेरिकल भी बताए हैं। आइए इस टॉपिक को देखते हैं क्या कर रहा है। एक समांतर पट्ट वायु संघानित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। बैटरी आपने हटा दिया, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युत पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना से सही कथन है कि आवेश नहीं बदलता परंतु विभवांतर, गौर से सुनिए, आवेश तो नहीं बदलता किंतु विभवांतर व ऊर्जा दोनों घट जाते हैं। समांतर प्लेट संघानित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने की धारिता है। इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहां से देखते हैं क्या पॉइंट है। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला जो अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा जब v और b परस्पर लंब होते हैं। लंब होने पर अधिकतम बल होता है 90 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल जिसको FQVB sin थीटा, v जहाँ पे विद्युत विभवांतर है, b चुंबकीय क्षेत्र है, जब आवेशित कण गति की स्थिति में नहीं होती है या कण का वेग शून्य होता है तो कोई बल कार्य नहीं करता है। आगे कहता है, यदि गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समानांतर हैं, थीटा 0 है तो कोई बल कार्य नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, 90 पे मैक्सिमम, 0 पे कुछ नहीं। जब गति और चुंबकीय क्षेत्र रेखा समकोण पर होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का बल अधिकतम होता है। अभी मैंने बोला, यदि आवेश ऋणात्मक है, निगेटिव चला गया, तो अनुभव किया गया बल विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब समझ रहे होंगे पॉइंट। बस लैंग्वेज बहुत सारा लिखा गया, लेकिन समझेंगे तो समझ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर गतिशील है, मन में सोचिए, मैं बना के भी बताया था, और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है, इधर और ऐसे। इलेक्ट्रॉन पर बल किस की दिशा जो होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, यहाँ इस तरफ होगा। आगे कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर विद्युत बल F कार्य करेगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित होने की प्रवृत्ति रखेगा। इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए सरल रेखा गति करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसी दिशा में लगाया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय बल कार्य करे। इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ध्यान रखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाले बल को इंगित करेगा। छोटी छोटी बात है, आप समझते चलेंगे। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है। किसी क्षण पर कण के वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यूनतम बनता है। कण का पथ कुंडली
निवित होगा। भी साइन थीटा इधर, भी कॉस थीटा इधर लेते हैं। भी कॉस थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर और भी साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी कण की गति को नहीं बदलता, ये सब लाइन याद रखें। चुंबकीय क्षेत्र किसी कण की गति को नहीं बदलता, बल्कि यह अपने वेग की दिशा बदल देता है। तो वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण कण पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जो कण को एक वृत्त में घुमाने की कोशिश भी करता है। इस कारण से क्या होता है, सुनिए, वेग के क्षैतिज घटक की दिशा में कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण कण एक स्थिर पिच की साथ सहायक रूप से गति करेगा। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। इसे एक्स वाई तल के वृत्ताकार मार्ग और वामावर्त दिशा में गति कराने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र जिसको जेड दिशा में लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो इधर में आप देख सकते लगा के दिया गया है। यहाँ एक चीज़ और जानिएगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऋणात्मक कण है। इसके ग्रहण या त्याग से दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे के प्रतिकर्षित भी करते हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग उच्च धारा में उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर उच्च धारा के प्रति संवेदनशील नहीं है, यह पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर कम धारा को बताता है, परिपथ में धारा है या नहीं इसको बताता है। गैल्वेनोमीटर को संवेदनशील बनाने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इस निम्न प्रतिरोध के तार को शंट के रूप में जानते हैं। शंट प्रभावी प्रतिरोध किसी यंत्र का घटा देता है। शंट धारा अपने के परास को किसी नियंत्रण को बढ़ा देता है, लेकिन यंत्र के संवेदनशीलता को घटा देती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से एग्जाम में आता है, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारणशीलता होती है। विद्युत चुंबक आमतौर पर एक श्रृंखला में लपेटे गए तार के कुंडल से बनाए जाते हैं, जो सीधे तार की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में अधिक प्रभावी होते हैं। विद्युत चुंबक के हानि निम्नलिखित है। विद्युत चुंबक से क्या क्या हानि आपको हो सकती है, उस चीज को समझिए जरा। पहला कहता है यह शीघ्र गर्म हो जाती है। एक सेकंड दीजिए मुझे। पहला पॉइंट क्या है, यह शीघ्र गर्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह काफ़ी ऊर्जा को खपत करती है। यह अपनी चुंबकीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं, जो विद्युत प्रवाह बाधित होने पर डिस्चार्ज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इस तरीका के मतलब बहुत ज़्यादा वो विद्युत धारा अपने में मतलब पकड़ के रखता है। कभी कुछ इधर उधर हुआ तो वो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा क्या हो सकती है, मूव कर जाएगी। विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग निम्न है। पहला है कण त्वरण के रूप में, एम्पलीफायर में, रिले में, नियंत्रण स्विच में, अंतरिक्ष यान पर नोदक प्रणाली में भी प्रयोग होता है विद्युत चुंबक का। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल हो जाता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब अर्ध समद्विभाजक पर उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। भूचुंबकीय निरीक्षण पर नमन कोण के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर है। इस स्थान पर नमन कोण भी का मान शून्य होता है। यदि चुंबकीय सुई को गुरुत्व केंद्र से इस प्रकार लटका दिया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, तो चुंबकीय योमोत्तर में स्थित होने पर सुई क्षैतिज दिशा में झुकी हुई जाएगी, मतलब झुक जाएगी। इस प्रकार की सुई नीति सुई कहलाती है। नीति सुई कभी कभी पूछा हुआ जा सकता है। इस अवस्था में सुई की चुंबकीय अक्ष चुंबकीय दाम्योत्तर में दक्षिण दिशा के साथ कोण बनाती है, उसे नीति कोण कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब जितनी बात आपने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब आपको दिख गया, इसको माइंड सेट करके रखिए। क्या कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत पर 0 डिग्री होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का एक गोला गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि जब गोला विद्युतीय क्षेत्र में गमन करती है तो गर्म होने का रीजन क्या है, तो भंवर धाराएं वहां उत्पन्न होती है। जब किसी चालक वस्तु कोई धातु पिंड, छड़ या चकती आदि से
संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो संबंध फ्लक्स को परिवर्तन का विरोध करती है। ये धाराएं चक्कादार होती है, इसीलिए इन्हें भंवर धाराएं कहती है, मतलब गोल होती है। जैसे आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, भंवर धाराएं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर भी करता है। भंवर धाराओं की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। भंवर धारा के उपयोग कैसे है? पहला है कि अवमंदन में यानी डैम्पिंग में करते हैं, प्रेरण भट्टी यानी इंडक्शन फर्नेस में करते हैं, प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में करते हैं, विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक यानी ब्रेक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में करते हैं। पॉइंट को समझिए, तप्त तार एमीटर में विपक्ष धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है? तप्त तार एमीटर में विपक्ष धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तप्त तार एमीटर विद्युत धारा के ताप प्रभाव का प्रयोग करता है। तप्त तार एमीटर का प्रयोग अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के मापन में प्रयोग किया जाता है। तप्त तार एमीटर इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप तार की लंबाई बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पटलित इसलिए होती है कि क्रोड में भंवर धारा हानि घटे। ट्रांसफार्मर हो गया डायनमो, प्रेरित कुंडली, चोक कुंडली आदि के क्रोड विशेष तौर पर मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। इस युक्ति में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो भंवर धारा के कारण क्रोड गर्म हो जाती है। यह उष्मा क्षय धारा का हानि कहलाता है। उष्मा क्षय भंवर धारा का हानि कहलाता है। भंवर धारा का प्रायोगिक अध्ययन सर्वप्रथम फोको ने किया था, इसीलिए उन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है ताम्र ह्रास, नेक्स्ट है भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि, शैथिल्य हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, नेक्स्ट है कंपनों के कारण हानियाँ होती है। तो कई तरह से ट्रांसफार्मर के ऊर्जा का हानि हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक को समझिए, यदि किसी डायनमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दी जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दुगना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी किस प्रेरण पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। फैराडे के नियम के अनुसार कुंडली में तार अगर n फेरे हो तो प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर NB ओमेगा साइन WT होता है। ऐसे करके इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। कह रहा है शैथिल्य हिस्टेरेसिस और लौ चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। जब किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकित करते हैं तो वह पदार्थ में चुंबकन की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब चुंबकन क्षेत्र को घटाकर शून्य किया जाता है तो पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं होता है, उसमें कुछ चुंबक शेष रह जाती है। इस प्रकार चुंबकन या विचुंबकन प्रत्येक पूर्ण चक्र में ऊर्जा की कुछ हानि होती है, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। आप समझिए, आप एक नरम लोहा लिए हुए, उसे विद्युत चुंबक आपने बनाया तो उस समय चुंबक का गुण आ गया। अब आपने लाइन को कट किया, आपको लगा कि चुंबक का गुण खत्म होगा, कि नहीं, कुछ ना कुछ चुंबक का गुण वहाँ पे था, विद्युत वहाँ पे था। दोबारा आपने किया तो हर बार कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है, उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। शैथिल्य हानि पदार्थ में ऊष्मा के रूप में विद्यमान होती है, यानी कि कुछ देर के लिए गर्म हो जाती है वो जो पदार्थ होती है, नरम लोहा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक मानी जाती है। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण मान लेते हैं वेक्टर बी और वेक्टर एच चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ के चुंबकशीलता कहते हैं। तो म्यू बराबर हो जाता है वेक्टर बी बाई वेक्टर एच। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, किसी चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा निर्वात वायु में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं। जैसे अर्थात हम कह सकते हैं म्यू बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुए चुंबकीय तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे XM I/H कह सकते हैं। चुंबकीय यमनोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन के लंबवत तल में एक नीति सुई, जिसको डीप नीडल ऊर्ध्वाधर होगी, किसी स्थान पर चुंबकीय यमनोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन व ऊर्ध्वाधर समतल है तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। कुछ और टॉपिक देखते हैं। भौगोलिक यमनोत्तर, जिसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन व ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। किसी भी स्थान पर चुंबकीय यमनोत्तर तथा भौगोलिक यमनोत्तर के बीच के उन्नयन कोण को
क्या कहते हैं पता है, दिक्पात कोण के रूप में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री के करीब है। कुछ लोग ये बात जानते रहे होंगे। यदि किसी कमानी यानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी संकुचित हो जाती है। यदि दो समानांतर वाहकों कंडक्टर्स में से प्रत्येक वाहक के समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे एक दूसरे के ओर आकर्षित होने लगते हैं, मतलब अट्रैक्ट होने लगती है। यदि दोनों वाहक विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रतिकर्षित या रिपेल करने लग जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, स्प्रिंग के प्रत्येक लूप में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक लूप निकटवर्ती लूप द्वारा आकर्षित होगा और स्प्रिंग पर दबाव पड़ेगा और स्प्रिंग संपीड़ित हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग पास आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्न में कुंडली और क्षर चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर कुंडली में कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गति कराते हैं, कुंडली के सापेक्ष यदि आपने किसी चुंबक को अगर मूव कराया तो कह रहा है क्षर चुंबक के स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षर चुंबक की ओर गतिमान होने पर, कुंडली और क्षर चुंबक के समान चाल एक दूसरे के गतिमान होने पर, 3 कंडीशन में कराया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, इस स्थिति में कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब घटना देखिए क्या हो सकता है। पहला यहाँ पे फैराडे के नियम के अनुसार कह रहा है, जब तक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता है तब तक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार है कि ए की कुंजी और ए धारा निरंतर के माध्यम से एक बैटरी के संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। इसमें 50 से 60 सेकेंड की अवधि के दौरान बी में प्रेरित धारा का जो दर है घट जाती है, नियत दर है जो घटती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गति कराने पर कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये सब लाइन याद रखिए। कुंडली के सापेक्ष यदि आप चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा चुंबक के गति के दिशा के विपरीत होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में जानते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम फैराडे साहब ने बताया था। नेक्स्ट कर रहा है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, जैसे कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज तार। नेक्स्ट है कि यह निम्न गलनांक के पदार्थ होते हैं जो जल्दी गल जाते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव H बराबर I² RT पर कार्य करता है। I² RT, R फोर समझ रहे हो, टाइम, रेसिस्टेंस और करंट। यह लेड, PV और टीन के बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो फ्यूज के तार बना होता है लेड और टीन से मिलकर बना होता है। यह सर्किट में अधिक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। यहाँ पे एक टॉपिक इसको याद कर लीजिए जरा। प्रतिरोधकता निम्न पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर, गर्मी मतलब। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित नियमों पर कार्य करते हैं। पहला कह रहा है दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का पेंच का नियम। सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा विशेषताएं क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। फिर से सुन लीजिए टॉपिक। एक, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। पहला है, यह चालक के लंबवत तल से स्थित होती है। सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता सीधे धारा के परिणाम के समानुपाती हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का परिमाण तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना घट जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चालक के लंबवत तल में स्थित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होती है। मोटर इस कार्य के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर काम करती है। ये सब चीज़ याद रखना है। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। जब किसी आर्मेचर से उच्च चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है, उसे आर्मेचर के गति उत्पन्न कर देती है। आर्मेचर एक प्लेट जैसा लगा होता है। यही तो आर्मेचर है। ये क्या है बीच में? ये आर्मेचर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कुछ बातें यहाँ जानिए। जैसे कह रहा है कि डीसी जनरेटर के विभिन्न हिस्से क्या क्या है, इसमें क्या क्या रहता है। मैग्नेटिक फ्रेम या योक रहता है, फील्ड क्लाइड और पोल्स क्लाइड रहता है, कंडक्टर रहता है, आर्मेचर बाइंडिंग रहता है, ब्रूसेस रहता है, बैरिंग होता है, कंप्यूटेटर रहता है, आर्मेचर कोर, पोल कोर, पोल सू वगैरह वगैरह इस तरीका की चीज़ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। विद्युत मोटर से संबंधित सही कथन क्या है। इनमें एक दिक् परिवर्तक युक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन में कुंडली के धारा की दिशा को पलट देती है। ये सही बात है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम के प्रयोग से द्वारा लगता है, तो ये भी सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत मोटर कार्य सिद्धांत मुख्य रूप से चुंबकीय विद्युत धारा के प्रेरण पर काम करती है। ये सारी बात कई बार उस समय से मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ टॉपिक बचा है, इधर देख लेते हैं। यहाँ बचा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे ईएमएफ को प्रेरित करता है। जब चुंबक गतिमान होता है तो कुंडली आराम से व्यवस्था में होती है तो एक सापेक्ष गति होती है। इस अवस्था में कुंडली में ईएमएफ प्रेरित होता है। जब चुंबक आराम की स्थिति में होता है और कुंडली घूम रही होती है तो सापेक्ष गति होती है। अवस्था में कुंडली में ईएमएफ प्रेरित हो जाती है। जब चुंबक और कुंडली दोनों समान वेग से चल रहे हो तो सापेक्ष वेग शून्य हो जाएगा। इसके कारण चुंबकीय प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिणाम से ईएमएफ में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इस टॉपिक को समझिए। कह रहा है एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, उत्तरी से दक्षिणी की तरफ होती है। आगे कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र है जिसके भीतर चुंबकत्व का बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एसआई मात्रक टेस्ला है। ऑर्स्टेड ने खोजा था कि विद्युत प्रवाह के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। 1820 में खोजा था। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दोस्त हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है। एक ही वीडियो में मैंने सोचा कि आपको पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए थ्योरी, ताकि फिर चौथे लेसन को हम लोग शुरुआत करेंगे। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कुछ दोस्त मित्र में ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए ताकि आप उनको भी अच्छे से वीडियो मिल सके और हमारे साथ और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।